हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को बताने वाला हूँ जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद रखने में प्रॉब्लम होता है कि जो फॉर्मूलाज होते हैं कंपाउंड्स के वो किस तरीके से याद रखे जाए और कैसे यूज किए जाए इक्वेशंस। तो आज के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और उसके बाद इसे कैसे याद रखना है, ताकि हम लोग जब इक्वेशंस पढ़ेंगे या फिर किसी भी तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उनके नाम से हम लोग उसके फॉर्मूले को लिख सकें या तो फिर फॉर्मूले से उसके नाम को बहुत ही अच्छे से लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें कि हम लोग बेसिक्स देखेंगे कंपाउंड्स के नेमिंग और उसके फॉर्मूले। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ छोटी सी बात के ऊपर बात करेंगे जो कि क्लास 9th के टॉपिक है। कि जब हम लोग क्लास 9th में ये पढ़ा था कि एक एटम जो होता है वो उसके अंदर में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। और हम लोगों ने ये देखा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी लेवल्स में फ्लो करते हैं, फिक्स एनर्जी लेवल में वो रहते हैं। और उसके बाद हम लोगों को ये पता चला कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उन्हें हम लोगों ने KLMN इस तरह से डिफाइन किया था। और ये जाना था कि हर एक सेल के अंदर में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखा था। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर में किस तरीके से अरेंज है। तो हम लोग अभी पहले यहाँ पर सभी एलिमेंट्स का जो कि 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखेंगे और फिर उसके बाद उनके वैलेंसी को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि फॉर्मूले को, केमिकल फॉर्मूले को पढ़ने के लिए या फिर उसे बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले उनकी वैलेंसी याद रखें। तो वैलेंसी होता क्या है और ये कैसे मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन होता है उसके अंदर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। मतलब कि जो भी एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब कि हाइड्रोजन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। उसी तरह से हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे रहते हैं उसके लिए आपको ये जानना है कि देखो जो सेल होता है के वाले सेल के अंदर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। के सेल के अंदर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल सेल के अंदर में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसी तरह से एम सेल के अंदर में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और अगर मैं इसके आगे बढ़ूं एन सेल के अंदर, इसके अंदर में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स जब उसके अंदर में फील होता है तो वो एनर्जी लेवल के हिसाब से फील होता है। मतलब कि जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता है वो कम एनर्जी लेवल वाले सेल के अंदर में जाता है और जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होता है वो ज्यादा वाले एनर्जी लेवल में जाता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कि हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले वाले सेल में चला जाएगा, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, के सेल के अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। उसी तरह से हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट वाले सेल के अंदर में ही चला जाएगा, के सेल के अंदर। ठीक है ना? अब देखिए लिथियम के अंदर में सबसे पहले के अंदर 2 तो जाएगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा, तो कहाँ जाएगा, वो फिर एल वाले सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है ना? इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ये सारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं, मतलब सबसे लास्ट का जो सेल होता है ये फुलफिल रहता है या तो फिर हाफ फिल्ड रहता है। फुलफिल रहता है या तो फिर हाफ फिल्ड रहता है। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो हीलियम आपको दिख रहा है यहाँ पे, हीलियम का जो आउटर मोस्ट सेल है, मतलब कि जो के सेल है वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, मतलब ये क्या है, फुलफिल है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे नियोन का भी देखिए आउटर मोस्ट सेल क्या है यहाँ पे, वो 8 है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, मतलब वो भी क्या, फुलफिल है। उसी तरह से अब देखिए आर्गन का भी देखिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी क्या है, फुलफिल है। आपको एक बात याद रखना है कि हर एक एलिमेंट जो है वो या तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल में बोला गया है बेसिकली कि मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये बोला गया है ऑक्टेट रूल। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए,
आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होना चाहिए। और ड्यूप्लेट रूल में क्या बोला गया है, ड्यूप्लेट रूल कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए, है ना। तभी वो एटम जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। वो एटम क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब इन्वायरमेंट में फ्रीली प्रेजेंट होगा, पाया जाएगा। अदरवाइज वो कभी भी फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा, किसी ना किसी के साथ में कंबाइंड हो जाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्लियर यहाँ पे। अब देखिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन एटम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, उनके आउटर मोस्ट सेल देखो, किसी किसी के फिल है और किसी किसी फिल नहीं है। जिनकी भी आउटर मोस्ट सेल फिल है वो है नोबल गैसेस, मतलब कि जो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते, है ना। और बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना है, मतलब कि फुलफिल करना है अपना आउटर मोस्ट सेल को, या तो 8 करना है या तो फिर 2 करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन है इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन करना है, 2 करना है, लेकिन अभी कितना इसका 1 है, तो अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इसका जो वैलेंसी होगा कितना होगा, -1 हो जाएगा। इसका वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। आप ऐसे अभी याद रखिए, इसका वैलेंसी क्या होगा, 1। वैसे जो हीलियम, इसको एक भी इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 0। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो आप देखिए इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बनाना, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना ये बहुत ही टफ है इसके लिए। ये क्या कर सकता है, अपने इसी इलेक्ट्रॉन को हटाकर या अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल कर सकता है, जो कि क्या है आपका केस है ना, मतलब ये हीलियम के जैसा बनना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो लूज करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है वही इसका क्या है, वैलेंसी। उसी तरह से देखिए बेरिलियम जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल बनना चाहेगा। उसी तरह से जो बोरोन है ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो कार्बन है ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो नाइट्रोजन है ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन। ये अब आप देखिए नाइट्रोजन में क्या है कि इसको अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करना हो तो 8 इलेक्ट्रॉन लेके आना है, तो देखो 5 को 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, है ना, मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फ्लोरीन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर से इसका वैलेंसी 0। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पे कि नाइट्रोजन जो आपका सोडियम है इसका वैलेंसी 1 होगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा, है ना। और इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, इसका वैलेंसी होगा 3, इसका वैलेंसी होगा 4, इसका वैलेंसी होगा 3, इसका होगा 2, इसका होगा 1, इसका होगा 0, फिर इसका होगा 1, इसका होगा 2। आपको समझ में आ गया कि ये वैलेंसीज क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करके या तो फिर गेन करके अपने आप को स्टेबल बनाता है, मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन को बना लेता है, उसी को हमने उसका वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर। अब आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन जो एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं, मतलब कि ले रहे हैं, वो जो वैलेंसी होगा वो कैसा वैलेंसी होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर, गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसा वैलेंसी होगा, नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव वैलेंसी किसका होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको ये बात याद है कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उनका वैलेंसी जो होगा ये पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे इसका वैलेंसी क्या होगा, नेगेटिव। आई होप आपको इन सभी एलिमेंट्स का वैलेंसी समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ और वैलेंसीज के बारे में बात करते हैं, जो कि ये वेरिएबल वैलेंसीज, कुछ अदर एलिमेंट्स के बारे में वैलेंसीज के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ वैलेंसीज को यहाँ पर देखते हैं, कुछ पॉजिटिव वैलेंसीज को और कुछ नेगेटिव वैलेंसीज को। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव वैलेंसी कौन कौन बनाते हैं, यहाँ पर देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स जितने भी होते हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव वैलेंसी फॉर्म करते हैं, और जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव वैलेंसी फॉर्म करते हैं। इसका मतलब हो गया कि जितने भी एटम्स होंगे, मतलब कि मेटल्स होंगे, उनके एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और जो नॉन मेटल्स के एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि सोडियम, सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया आपका सोडियम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कि नेक्स्ट आपका Mg2+, इसका वैलेंसी आपका 2 है। अगर यहाँ 2+ लिखा हुआ है मतलब वैलेंसी कितना है, 2 है, और अगर सिर्फ प्लस लिखा हुआ मतलब वैलेंसी कितना है, 1। ओके, देखिए ये क्या आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये क्या आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये है आपका अमोनियम, अमोनियम,
ठीक है। ये जो है, अब आप देखिए यहाँ पे कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा वैलेंसीज होते हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट मेटल्स है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप देखिए जैसे कि कॉपर है, यहाँ पे कॉपर का दो वैलेंसी होता है, एक होता है 1 और एक होता है 2। और यहाँ पर देखिए आयरन है, आयरन का एक वैलेंसी होता है 2 और एक वैलेंसी होता है 3। उसी तरह मरकरी का एक वैलेंसी होता है 1 और एक वैलेंसी होता है 2। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका जो नेमिंग होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर जो ज्यादा वैलेंसी रहेगा, मतलब मोर वैलेंसी वाला जो रहेगा, उसके साथ में हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, एक सफिक्स का यूज करेंगे जो कि आईसी, ठीक है। और उसके बाद जो लेस वैलेंसी वाला रहेगा उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, ओ यू एस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि कॉपर का जो लैटिन नेम होता है वो होता है क्यूप्रस, क्यूप्रम होता है। तो देखो यहाँ पर इसका जो नाम पड़ेगा ये क्या होगा आपका, क्यूप्रस, ये होगा आपका क्यूप्रस, और ये क्या होगा आपका क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, ठीक है। ये क्या होगा देखिए यहाँ पे, ये जो है आपका इसका होगा फेरस, और ये क्या होगा फेरिक, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये क्या होगा मर्क्यूरस, और ये क्या होगा मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक, ठीक है। तो आपको इसके नाम को इस तरीके से याद रखना है। जब हम लोग कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो इसके नाम को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी कितना है 2 है, इसका वैलेंसी यहाँ पे कितना 2 है, और इसका वैलेंसी कितना 3 है, इसका वैलेंसी कितना है 1 है, और इसका वैलेंसी 2, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आते हैं नेगेटिव वैलेंसी, पॉजिटिव समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव वैलेंसी। देखो ये आपका है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंसी है, 3 वैलेंसी है। अब देखो नाइट्रोजन को डायरेक्टली हम लोग नाइट्रोजन नहीं लिखते वहां, सबका यहाँ पर नेगेटिव वैलेंसी में जो यहाँ पर एटम्स रहते हैं या तो फिर जो रेडिकल रहते हैं। एक्चुअली में रेडिकल क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी, तो यहाँ पे दो एटम प्रेजेंट है। तो जब भी एक से ज्यादा एटम एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और फिर भी वो आयन को फॉर्म करते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। तो मतलब कि ये सारे के सारे क्या है, रेडिकल, ओके। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक से ज्यादा एटम्स कंबाइंड है और ये फिर भी आयन आयन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इन सब का नाम जो होता है वो सब अलग रहता है, ठीक है। आप देखिए कि ये जो आपका N3- दिख रहा है इसका वैलेंसी तो 3 है ना, लेकिन इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है नाइट्राइट, नाइट्राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फाइड। इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये कुछ और रेडिकल्स है, इनके नाम को हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट, इसका वैलेंसी 2 है, ओके। ये है आपका सल्फाइट। देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है यहाँ पे, डिफरेंस है, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो सल्फेट है, ए लगा हुआ है, और यहाँ सल्फाइट है, आई लगा हुआ है। मतलब ज्यादा वैलेंसी जो है उस ज्यादा, यहाँ ओ के साथ में देखो यहाँ 4 लगा हुआ है, यहाँ ओ के साथ में 3 लगा हुआ है। तो ये SO4 है और ये SO3, तो दोनों अलग है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। ये क्या आपका कार्बोनेट, ये क्या आपका फॉस्फेट, फॉस्फेट, ये आपका फॉस्फाइट। आप देखिए इसमें भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये फॉस्फाइड है, यहाँ देखो डी लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे टी लगा हुआ है, दोनों में अंतर है, ठीक है। दोनों के नाम में अंतर है और यही चीज यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। समझ नहीं आते उन्हें कि कौन सा कंपाउंड का नाम क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका नाम है आपका डाइक्रोमेट, इसका नाम है क्रोमेट। फिर आप देखिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट, ठीक है। ये है आपका बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। अच्छा इसका एक और नाम है, इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, ठीक है। ये आपका बाई सल्फेट, या फिर इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, क्लियर। ये देखिए साइनाइड,
साइनाइड। ये आपका पर मैग्नेट, ठीक है। और ये जो है आपका, ये है एसीटेट, ये है क्या है, एसीटेट। चलिए, आपको ये सभी आयंस को याद कर लेना है, आपको सभी ये वैलेंसीज और ये जो पॉजिटिव वैलेंसी नेगेटिव वैलेंसी जो है, और ये जो आयंस है, ये आपका पॉजिटिव आयन है और ये आपका सारा नेगेटिव आयन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव आयन, इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, ठीक है। और नेगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो वहां पे एक पॉजिटिव पार्ट रहता है और एक नेगेटिव पार्ट रहता है। जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तभी ये कंपाउंड बनता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी एक कंपाउंड फॉर्म होगा, और इसके कारण से दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी तरह से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे, मतलब कि इसको मिलाएंगे। आप देखिए यहाँ पे कि एक नेगेटिव वाले पार्ट को किसी के भी साथ में हम यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं, इसके किसी भी पार्ट को किसी भी पॉजिटिव वाले के साथ में मिक्स कर सकते हैं। तो इसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है जिसे हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। तो चलिए इस मेथड को देखते हैं और देखते हैं कि जो फॉर्मूला होता है ये कैसे बनता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड के ऊपर। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कुछ कुछ एलिमेंट्स लिए और उससे हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव एलिमेंट लिया है और एक नेगेटिव एलिमेंट लिया, मतलब एक ऐसा एलिमेंट लिया है, एक ऐसा एटम लिया हम लोगों ने जो कि पॉजिटिव वैलेंसी देता है और एक नेगेटिव वैलेंसी देता है। सब में हम लोगों ने वैसे ही लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का सिंबल जो होता है वो Al होता है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। अब देखिए ये जो एल्यूमिनियम है इसका सिंबल क्या होता है, Al होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। आपको पता है कि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। तो क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होता है कि ये जो वैलेंसीज होती है ये एक्सचेंज हो जाती है, ये वैलेंसी यहाँ चला जाता है और इसका वैलेंसी इनके पास चला जाता है, और जो फाइनली हम लोग के पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है Al। और देखिए 2 इसके बाद चला गया तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और O, और 3 वहां चला गया तो 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या बना, Al2O3। अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में क्या एल्यूमिनियम है, तो मेटल का जो नाम होता है, जो पॉजिटिव आयन का नाम होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम जो है, कैल्शियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ca, और क्लोरीन का होता है Cl। देखिए कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है और क्लोरीन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब क्या होगा, वैलेंसी एक्सचेंज होगा, तो इसका वैलेंसी इसके पास, इसका वैलेंसी इसके पास, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, Ca। अब देखो इसके पास तो 1 आ गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं लिखना हमने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2, CaCl2, क्योंकि इसका वैलेंसी जो है वो कहाँ चला गया, इसके पास चला गया। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। देखो इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन जो नेगेटिव आयन होंगे उसके नाम में चेंजिंग होंगे, ठीक है। जैसे क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन का नाइट्राइड हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए आप, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। इसका वैलेंसी होता है 2 और इसका वैलेंसी होता है 1। इसका वैलेंसी इसके पास और इसका वैलेंसी इसके पास। अब देखिए यहाँ पे कि इसे कंबाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, Mg के पास तो 1 गया, तो Mg में तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, लेकिन OH के पास 2 हो जाएगा। OH के पास कितना जाएगा, 2 जाएगा। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग एटम है, तो मुझे इसे यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखना होगा, OH का होल ट्वाइस। तो ये क्या हो गया आपका, MgOH का होल ट्वाइस। अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं MgOH2 ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि सिर्फ ये जो 2 है वो सिर्फ H के साथ, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे OH जो है ये एक साथ में एक यूनिट के जैसा एक्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये जो 2 है वो दोनों के साथ ही रहेगा, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है आपका अमोनियम, अमोनियम का जो सिंबल होता है वो होता है NH4, और ये जो है सल्फेट ये होता है SO4। अब देखिए इसका वैलेंसी होता है 1 और इसका वैलेंसी होता है 2, तो ये वैलेंसी इसके पास और ये वैलेंसी इसके पास जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4, इसका जो इसके पास जो वैलेंसी जाएगा कितना जाएगा, 2 जाएगा, और SO4,
ठीक है। अब आप देखिए इसका नाम मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको यही चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फॉर्मूला जो होता है ये फॉर्म होता है, उसके नेमिंग कैसे किया जाता है। अब एक लास्ट से देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो कैल्शियम हो गया और मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन को साथ में कनेक्ट करना है, साथ में जोड़ना है, ठीक है। अब आप देखिए इसका भी वैलेंसी 2 होता है और इसका भी वैलेंसी 2 होता है। जब भी ऐसा केस होगा तो आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई कर देना। अगर वो कट रहा होगा तो आप उसको कट कर देना, जैसे कि देखिए 2 1 से कट जा रहा है और ये भी 2 1 बार में कट जा रहा है, तो अब ये कट के कितना हो गया, 1 1 हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, अब ये जो होगा 1 इसके पास 1 इसके पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CaO, यहाँ पे कोई भी 2 नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वो सिंप्लीफाई होता है, अगर मान लो एक तरफ 4 है एक तरफ 2 है, तो मैं वहां पर 2 को 1 से 1 बार में कट करूंगा और यहाँ पे 4 को 2 बार में कट करूंगा और उसके बाद मैं उसे एक्सचेंज कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे C ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है। इसके बाद देखिए 4 होता है वैलेंसी, इसके बाद कितना होता है 2 होता है। अब मैं इसे कट करूंगा तो ये 2 बार में और ये 1 बार में, तो ये 2 ऑक्सीजन के पास जाएगा, 1 इसके पास जाएगा और क्या बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्रिस क्रॉस मेथड है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक्स समझते हैं जिससे कि हम लोग को फॉर्मूलाज वगैरह याद रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूले आपको है ना याद रखने होंगे, जैसे कि आप याद रखिए कि NaCl एक फॉर्मूला होता है, उसका NaNO3 एक फॉर्मूला होता है, CaCO3 एक फॉर्मूला होता है, MgOH का होल्टोएस एक फॉर्मूला होता है, NaOH एक फॉर्मूला होता है, H3PO4 एक फॉर्मूला होता है। मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CaCl2, ठीक है। अब आप देखिए कोई भी एक फॉर्मूला याद रखना जिसमें कि आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले पार्ट वहां पे रहे, ठीक है। और जो भी मेटल्स थे उनके वैलेंसी आपको 1 से लेकर आपको 20 तक याद रखना है, कम से कम 20 तक याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये मान लीजिए आपसे बोला जाएगा क्या है, तो आपको हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड कोई एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, जो कि आपको पहले से याद है। जैसे कि आपको अगर ये चीज याद रहेगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है ना, और मैग्नीशियम में कुछ भी नहीं है, और आपको मैग्नीशियम को पता है कि 2 होता है वैलेंसी, तो इसका मतलब ये समझना है कि हाइड्रोक्साइड का 1 होगा, तभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे 1 है, अगर मान लो कि हाइड्रोक्साइड का कुछ और रहता तो वो नंबर यहाँ पे दिखता कि नहीं दिखता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पता चल गया कि हाइड्रोक्साइड का कितना होता है वैलेंसी 1 होता है, और आपको कैल्शियम का पता ही है कि कैल्शियम का होता है 2, हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, इसका होता है 1, तो ये एक्सचेंज होकर क्या बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, या फिर मैं यहाँ पे बनाने वाला सोडियम सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए अगर आप सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं और आपको कार्बोनेट का याद नहीं कि क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन आपको सोडियम का पता है कि 1 होता है वैलेंसी, तो आप सोचिए कि कोई फॉर्मूला कार्बोनेट से रिलेटेड याद है या नहीं। तो अगर आपको मान लीजिए कि इस तरह ये एक फॉर्मूला याद रहेगा और इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी नंबर्स नहीं, ना तो इधर है ना तो इधर है ना, मतलब कि कैल्शियम का तो वैलेंसी आपको पता है कि 2 होता है, इसका मतलब कि कार्बोनेट का भी 2 होगा, इसी कारण से दोनों कैंसिल हो गए, है ना। तो इससे आपको पता चल गया कि कार्बोनेट का जो CO3 है इसका कितना होता है 2 होता है, और जो सोडियम है इसका कितना होता है 1 होता है। तो ये जब एक्सचेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा Na2CO3, तो ये क्या हो जाएगा आपको सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप कुछ फॉर्मूलेज याद करके बाकी के सारे फॉर्मूले को रिमेंबर कर सकते हो, उसको उसके फॉर्मूले को बना सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना था जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं कैसे बनते हैं, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले, और ये चीज जो है आपको आगे बहुत ही हेल्प करेगा जब आप लोग केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू।